session. Yes स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे सबसे मेन टॉपिक है हमारा, ये है आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ आर्टिकल डेली करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे अपना। और ये आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा इलेक्शंस। जितने भी आर्टिकल हमारे इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड है, पहले हम उनको रिवाइज करेंगे और उसको रिवाइज करने के बाद हम जो कुछ रिवीजन का पार्ट करेंगे, जो हमने पहले टॉपिक कर चुके हैं या कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस में से, वो करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की जो इलेक्शन से रिलेटेड है, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए हुए हैं, उसमें आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जो हमारे आर्टिकल हैं, वो सभी आर्टिकल हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर बेटा आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दो, so that I can continue my chapter, my topic. और एक एक बार अपने चैट बॉक्स के अंदर नाम लिख दो ताकि मुझे पता लग जाए कितने कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं जो सुन रहे हैं वो पर। यस, प्लीज साथ साथ अपना नाम लिखते जाना ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं। आर्टिकल जो 24 है वो हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड है। उसमें ये बताया गया हुआ है कि जितनी भी डिरेक्शंस होंगी रिलेटेड विद इलेक्शंस, जो इलेक्शन को कंट्रोल करने का काम है, सुपरवाइज करने का काम है, ईच एंड एवरी फॉर रिलेटेड टू इलेक्शन किसके पास होगी? वो इलेक्शन कमीशन के पास होगी। ये हमारा बताया हुआ है आर्टिकल 324 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 325 है, जिसमें बताया गया है कि नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मीन्स कोई भी पर्सन राइट टू वोट के लिए सेपरेट स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। सभी इक्वल होंगे टू यूज राइट टू वोट। राइट टू वोट करने के लिए सभी लोग इक्वल होंगे, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 325 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 326 जो है, दैट इज इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, मीन्स लोकसभा, एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। और अगर बात करें जो हमारे स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके जो इलेक्शंस होंगी, दैट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। वो राइट टू वोट के जो हम कहते हैं अडल्ट सफरेज की बात करते हैं, ऑल द पीपल आर अबव 18 हैज राइट टू वोट। जितने भी लोग 18 ईयर से अबव हैं, सभी को राइट टू वोट है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। और जितने भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे, वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। ये चीज बताई हुई है आर्टिकल 326 के अंदर। आर्टिकल 327 जो है, दैट्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। इसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे पार्लियामेंट की पावर है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी नया चेंज लेके आना है, तो वो कौन पास करेगा? वो प्रोविजन पास करने की पावर है, जो वो पार्लियामेंट की बात है, पावर है। हम पार्लियामेंट की यहाँ पे
बात कर रहे हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा बोर्ड दोनों के पास पावर है कि वो इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी नए रूल्स लेके आने हैं, जैसे ईवीएम मशीन को हटाना है या रखना है, जो कुछ भी करना है, वो सब कुछ जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट देखेगा टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल जो 28 है, जस्ट वेट, आर्टिकल 28 में बताया गया है कि जो पावर ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो किसके पास होगी, वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनके पास है। कोई भी उन्होंने नया प्रोविजन पास करना है तो वो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वो ही पास करेगी। आर्टिकल 29 है जो, उसमें बताया गया है कि जो कोर्ट की इंटरफेरेंस के बारे में, कि कोर्ट किस हद तक इंटरफेयर कर सकती है इलेक्शन के बीच में, क्या क्या कोर्ट्स की पावर है, वो सब कुछ आर्टिकल 29 में बताया गया है। आई होप आपको पता लग रहा होगा। अगर आपको ये सभी आर्टिकल पता लग गए हैं तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर यस डाल दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ। अभी तक हमने आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक किए हैं। ये जो सभी आर्टिकल हैं वो हमारे इलेक्शंस के साथ रिलेटेड हैं, हमारे इंडियन इलेक्शन सिस्टम के साथ। यस, यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। यस, जो आर्टिकल 324 है, that is related with the direction and the control of election to be listed in the election commission। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं उनको बताया गया है इसके अंदर। इसके बाद आर्टिकल 325 है, उसमें ये बताया है कि किसी भी पर्सन को कोई एक्स्ट्रा पावर या किसी को इन एलिजिबल टू द इंक्लूजन इन, किसी को रोका नहीं जाएगा फॉर द इलेक्शन के लिए, ऑल आर इक्वल। आर्टिकल 326 में बताया गया है कि कोई भी अगर लोकसभा का राज्यसभा के इलेक्शन होंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट सरफेस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर बात करूं कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 327 की, इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, कोई भी अगर लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई चेंजेस लानी है तो वो कौन लाएगा, वहां के जो लीडर हैं लोकसभा राज्यसभा उसमें ली जाएगी। इसके बाद अगर स्टेट की बात करें तो वो स्टेट की जो विधानसभा है उसके बाद पावर है, वो कोई भी नया कानून लेके आना है तो वो वही लेके आएंगे। इसके बाद बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट की क्या पावर्स हैं, क्या वो एक लाइन है कि इसको पार नहीं कर सकती है कोर्ट, तो वो 329 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सब इलेक्शन के साथ रिलेटेड है। आपने मेन ये याद रखना है। और इसमें से जो आर्टिकल 324 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सभी इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आता है आर्टिकल 324। सो अब हम करेंगे जो हमारे कुछ बेसिक्स एमसीक्यू हैं उसके ऊपर आते हैं, वन बाय वन साथ में डिस्कस भी करेंगे। आई होप करता हूं कि आप सभी भी अपने आंसर उसके अंदर रेगुलर लिखेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस? जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होती है? ये आपके ऑप्शन है 65, 60, 58 और 62 ईयर्स। आपके पास 15 सेकेंड है आंसर देने के लिए। एक बार ध्यान से सोचिए फिर आंसर दीजिए अपना। Yes, your options are 65, 60, 58 years and 62 years.
यस, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के जजेस की, तो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 62 ईयर्स है। और अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वो 65 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 62 ईयर्स होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर बात की गई है हाई कोर्ट के जजेस की। हाई कोर्ट के जजेस की एज लिमिट होती है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट होती है, रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप आंसर दीजिए, सोचिए थोड़ा सा, आंसर मुझे आंसर दीजिए। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की काउंटिंग कितनी है, कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से, इसलिए मैं उसी के साथ ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं अभी? चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूँ, पहले हमारे पास 31 जजेस थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं अभी के करंट की बात करूँ, क्योंकि कुछ ये लॉकडाउन से पहले इन्होंने लॉ पास किया था एक नया, और उसमें अमेंडमेंट करके इन्होंने जजेस को इंक्रीज किया था। एट प्रेजेंट हमारे पास 34 जजेस हैं इन अ सुप्रीम कोर्ट। 33 जजेस हैं और एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अगर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं, तो वो शरद अरविंद बोबडे है। शरद अरविंद बोबडे। तो ये जो हमारे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यस, जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? इसका आंसर बताइए। योर ऑप्शंस आर 544, 545, 546 और 547। यस, बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स अगर मैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं कि हमारे यहाँ पर टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है इंडिया के अंदर, कितनी हो सकती है, तो वो 552 हो सकती है मैक्सिमम। 552। उसमें से 530 जो होते हैं वो स्टेट से मैक्सिमम ले सकते हैं, और जो 20 होते हैं, 20 वो ले सकते हैं यूटी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से। और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन की तरफ से प्रेसिडेंट चूज करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, वेरी गुड, बच्चों ने काफी अच्छा अच्छा आंसर दिया है। 545 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इस टाइम प्रेजेंट, वो 545 है। लेकिन 545 में से अभी जो इन्होंने करंट की बात करूं, इसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अमेंडमेंट करके उन्होंने वो चीज को हटा दिया है कि अभी वो 2 जो उनके एक्सटेंशन की आनी थी 2020 में, कि क्या उनको एक्सटेंड किया जाए दोनों को, तो इन्होंने वो चीज को कैंसिल कर दिया, अभी वो 2 नहीं है। तो इसलिए अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी की बात की जाए तो वो 543 होगी, क्योंकि 2 का अभी सिलेक्शन नहीं हुई है। 2 की अभी बात नहीं है, इन्होंने इसलिए वो 2 जो थे वो कैंसिल कर दिए हैं। एट प्रेजेंट 543 होंगे फाइनल, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। अभी वो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एक्सटेंशन करनी थी वो एक्सटेंशन इन्होंने बंद कर दी है, कि अभी वो आगे से नहीं सिलेक्ट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप आप सभी को पता लग गया होगा। यस, सो यहाँ पे मैंने वो पुराने के हिसाब से आंसर दिया है, बी है। यस, नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? यस, विच अमेंडमेंट? 41 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट और 45 अमेंडमेंट?
देन कौन सी अमेंडमेंट है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है? I try to give you answer. Yes. Which amendment is related with the fundamental duties in our constitution? 41st Amendment, 44th Amendment, 42 Amendment, 45 Amendment. Yes, 42 Amendment. इसके साथ ही मैं बाकी अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहूंगा आपको। अगर मैं 41 अमेंडमेंट की बात करूं तो ये अमेंडमेंट के मुताबिक इन्होंने जो जजेस हैं उनकी एज को, और जो स्टेट लेवल पे सर्विस कमीशन एम्प्लॉयज होते हैं उनको 60 से 62 में चेंज किया था। वो 41 से रिलेटेड है। अगर 44 अमेंडमेंट की बात करूं तो वो राइट टू प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को कैंसिल किया था। 42 जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रिलेटेड है। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि हमारी प्रेम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये भी 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही ऐड हुए थे। और जो 45th अमेंडमेंट है वो हमारी अमेंडमेंट रिलेटेड है, जो हमारी रिजर्वेशन है उसको 10 ईयर के लिए SC ST लोगों के लिए उनको 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था अंडर 45th अमेंडमेंट में। अब आपको क्लियर होंगे। 41st अमेंडमेंट इज रिलेटेड विद द जजेस एज, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने 60 टू 62 में लेके गए थे। 44 अमेंडमेंट इज रिलेटेड विद द राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कैंसिल किया गया था। 42 इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। और साथ में याद रखना है कि प्रेम्बल में 3 इन्होंने ऐड किए थे वर्ड्स, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उससे रिलेटेड है। जो 45th अमेंडमेंट है इसमें एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन को 10 ईयर के लिए, वो उससे रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज 42। मैक्सिमम सभी बच्चों ने काफी अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज अपॉइंटेड एज, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन अपॉइंट करता है, इसमें ये बताया कि पूछा गया है कि किसको अपॉइंट किया जाता है। यस, ये ऑप्शंस आर हाई कोर्ट जजेस को, सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। किसको ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है? हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपके पास 15 सेकेंड्स हैं आंसर देने के लिए। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। हमारे इस टाइम प्रेजेंट की बात करूं, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट 2020 में 33 जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टोटल मिला के जो स्ट्रेंथ बनती है वो 34 बनती है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द अमेंडमेंट विच रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21st to 18। कौन सी अमेंडमेंट है जिसमें जो एज 21 से लेके 18 की गई थी? आपकी ऑप्शंस हैं 52, 42, 61 और 44। आपके पास 15 सेकेंड से आंसर देने के लिए। ट्राई टू गिव आंसर। ट्राई टू गिव आंसर।
Your options are 52, 42, 61, 44. Yes. स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 42 अमेंडमेंट की, आपको पहले अभी तो क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक तो हमारी जो प्रेम्बल में थी वर्ड्स ऐड हुए थे उससे रिलेटेड है, एक फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं 44 की, वो है 44 हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं 52 की, जस्ट वेट, जो 52 है 52nd अमेंडमेंट, उसमें बात की गई है बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। 52 अमेंडमेंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटी डिफेक्शन जो एक्ट बना था उससे रिलेटेड है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता जीतने के बाद। अगर वो पार्टी चेंज करता है तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ उसकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उस जगह पे दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो हमारे पास बचता कौन सा है? 61। जो 61 अमेंडमेंट है वो हमारी इससे रिलेटेड है, जिसमें एज को 21 से 18 किया गया था। इसमें लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 में की गई थी। अभी आई होप आप सभी को ये सभी के बारे में पता लग गया होगा। 52 is related with the anti-defection law, 42 is related with the preamble and the fundamental duties, 61 is related with the age of voting, and 44 is related with the right to property. Yeah, right. Yes. Next question जो है that is related with the USSR. किसी बच्चे को पता है USSR की फुल फॉर्म क्या होती है? Yes. What is the full form of USSR? अगर किसी बच्चे को पता है तो डालिए उसके अंदर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, उस टाइम क्या हुआ था, उसके बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई है, कोल्ड वॉर दोनों के बीच में हुई है कि यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुई थी। तो ये उसके बाद क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर थी उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसके कारण जो अमेरिका था वो उसने अपनी हेजमनी एस्टेब्लिश कर ली वर्ल्ड के अंदर, वो सुपर पावर बन गया। अब ये क्वेश्चन है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ था? ये आपके पॉलिटिकल साइंस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में, 1998 में, 1990 में और 1991 में। द करेक्ट आंसर इज 1991। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ था। उसके बाद जो अमेरिका था वो सुपर पावर बन गया था, उसने अपनी हेगमनी स्टैब्लिश कर ली थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होना है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? किस कोर्ट में जाके हम हाईएस्ट अपील कर सकते हैं? ये ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट। आपके पास 15 सेकेंड है आंसर देने के लिए। यस, द राइट आंसर इज ए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था?
बेटा पिल इज अ वेरी सिंपल वे टू अप्लाई एनी केस इन द कोर्ट। पिल एक बहुत इजी वे है जिसके जरिए हम गवर्नमेंट के अंगेज या अपने किसी राइट को पूरा करने के लिए पिल डालते हैं, और उसकी सुनवाई भी होती है कोर्ट के अंदर, काफी इजीली होती है। सबसे इजी वे है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये ऑप्शंस आर 1982, 1975, 1979 और 1978। करेक्ट आंसर इज बी, 1975। 1975 में जो हमारी ये पिल थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। The next question is, which schedule is related with the form of oath and affirmation of office for elected official including judges? First schedule, second, third or fourth? आपके पास 15 सेकेंड है आंसर देने के लिए। बेटा मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे एक बार। ये जो पुराना क्वेश्चन था लिटिगेशन वाला, पिल वाला, इसमें ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1986 है। 1986 में चीफ जस्टिस पी एन भगवती ने इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक्चुअली 1985 में ये आया था उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रॉन्ग। ये लिख लेना आपने किस जगह पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो हमारा चल रहा था। यस, चलिए आंसर। द करेक्ट आंसर इज थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। थर्ड शेड्यूल के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, जो ऑक्स है उन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल इज रिलेटेड विद द सैलरीज एंड द ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस प्रेसिडेंट जजेस? इसकी सैलरी के बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर लिखा गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? यस, योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्लीज इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए ताकि मुझे पता लग सके। साइड बाय साइड में आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज उसके बारे में लिखा हुआ है। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है उसमें ओथ्स हैं जो उसके बारे में लिखा हुआ है। जो ओथ जो प्रेसिडेंट जो जजेस जो ओथ लेते हैं बनने से पहले उसके बारे में लिखा हुआ है। जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है कैसे कैसे एलोकेट होनी है। और जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो सैलरीज हैं जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट है, जजेस हैं, कंट्रोलर हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
उन सभी की जो सैलरी है उसके बारे में सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। दोबारा से एक बार बताने चाहूंगा, जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट्स रिलेटेड विद द यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड टेरिटरीज। जो थर्ड शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द ओथ। जो फोर्थ है उसके अंदर राज्यसभा वाली जो सीट्स है किस तरह से एलोकेट की गई हैं उनके बारे में बताया गया। जो सेकंड शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स। बी इज द राइट आंसर। The next is which schedule is related with the salary of official? This is again the repeated question. Okay. Which schedule is related with the anti-defection provision for the member of the parliament and the member of the state legislature? ये अभी हमने क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड एक, तो आई होप आप काफी जल्दी आंसर दे दोगे इसके साथ। आपके ऑप्शंस हैं 10th, 11th, 8th एंड 6th। साइड बाय साइड बेटा एक बार बताना चाहूंगा आपको, जो आपका 11th शेड्यूल है वो है पंचायती राज के साथ रिलेटेड। जो आपका 8th शेड्यूल है वो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। वो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें बताया गया है। जो 6th शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो उनको प्रोविजन दी गई है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। यहाँ पे एक सेपरेट है, ये जो हमारी 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अंदर ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन दी गई है। उसके बारे में बताया हुआ है 6th शेड्यूल के अंदर। तो बताइए, अब आंसर बताइए क्या आता है। यस, वेरी गुड। जो हमारा 10th शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट, उससे रिलेटेड है। वेरी गुड। सो 11th शेड्यूल जो है वो हमारा रिलेटेड विद द पंचायती राज। So the right answer is 11th schedule means option B. अभी भी आई थिंक क्लियर नहीं हुआ कई बच्चों को, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो 10th शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन। अच्छा ठीक है, हमारी जो ऑप्शन थी दैट से रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन, तो इसमें जो 10th शेड्यूल है ऑप्शन नंबर ए वो राइट है। मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10th शेड्यूल इज द राइट आंसर। The Union Council of Ministers is appointed by Prime Minister, President of India on the advice of the Prime Minister, President of India according to their own wish, decisions, and Parliament. इसमें जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली चुनता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ, या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चुनता है जितने भी मिनिस्टर चुने जाते हैं, या पार्लियामेंट में इकट्ठे वोट के द्वारा चुने जाते हैं? यस, करेक्ट आंसर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ चुनता है। जो प्राइम मिनिस्टर उसको बताता है वो उन्हीं को ही मिनिस्टरशिप देता है, वो वाली। नेक्स्ट है आवर नेशनल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। जो हमारा नेशनल लेवल पे हमारा जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, ड्यूमा और पार्लियामेंट। आंसर इसका है जो वो डी है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहा जाता है हमारा नेशनल लेवल पे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? हमारे यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल है?
बाइकैमरल की बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं आपके, तो हमारे 6 हैं इंडियन स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरल हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये सभी में विधानसभा और विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर जो वहाँ के लोकल काउंसलर्स हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/3 मेंबर को हर 2 सालों के बाद हटा दिया जाता है। लाइक सेम एज द राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में होता है वही पैटर्न सेम यहाँ पे होता है। यस, वेरी गुड रणवीर। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पहले इसके अंदर एक जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, पर अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा उसमें। 6 इज द राइट आंसर। हाउ कैन एरियाज ऑफ स्टेट बी अल्टरेटेड? अगर हमने किसी एरिया को डिवाइड करना है या कम या ज्यादा करना है, तो वो कौन सी मेजोरिटी के साथ होगा? स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, और नन ऑफ द अबव। ये बड़े अलग अलग तरह की मेजोरिटी होती है। एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें स्टेट से भी कोई परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो कोई लोग लाना है, मेनली अमेंडमेंट के लिए होता है। अगर हमने स्टेट को अल्टर करना है, उसका नाम चेंज करना है या ऐसा कुछ करना है या उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो कौन सी मेजोरिटी के साथ होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है बी। ये सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर स्टेट को अल्टर करना है इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट? विच हाउस ऑफ इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ये ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, नेशनल असेंबली और ड्यूमा। आपके पास 15 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। यस, द राइट आंसर इज राज्यसभा। राज्यसभा को परमानेंट मेंबर कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसमिस नहीं होता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है ये हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें हर 2 सालों के बाद 1/3 मेंबर को चेंज किया जाता है। बाकी के मेंबर वैसे ही रहते हैं। अगर मैं इनके मेंबर्स की ड्यूरेशन की बात करूँ तो वो 6 ईयर होती है। लोकसभा के मेंबर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 5 ईयर होती है। ये 6 ईयर होती है, और एवरी 2 ईयर के बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को चेंज कर लिया जाता है, जिसलिए ये परमानेंट हाउस रहता है। इसको कभी भी हम वो कैंसिल नहीं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा को कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी नहीं कर सकते। सो राज्यसभा इज द राइट आंसर। जस्ट वेट, फटाफट क्वेश्चन, विच शेड्यूल फिक्सेस मेंबर ऑफ राज्यसभा? किस शेड्यूल में राज्यसभा के मेंबर को फिक्स किया जाता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ और सिक्स। यस, जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ। फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनके एलोकेशन के बारे में बताया गया, उनके मेंबर को फिक्स किया गया। मीन जो कुछ भी होगा रिलेटेड टू राज्यसभा, दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर्थ शेड्यूल। हु इंट्रोड्यूस मनी बिल? मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और गवर्नर। द राइट आंसर इज ए, लोकसभा। हु passes द नो कॉन्फिडेंस मोशन? लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या इनमें से कोई भी नहीं? नो कॉन्फिडेंस मोशन को कौन पास करता